लास्ट 6 महीनों में काफ़ी सारी कंपनीज ने ले ऑफ किए। सैलरी इंक्रीमेंट भी किसी का कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं हुआ। उसके बावजूद पूरे दिल्ली एनसीआर में घरों के रेंट 25% से 40% तक बढ़ गए। चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव, नोएडा या फरीदाबाद, इसका इम्पैक्ट हर मार्केट पे आया। मेजर रेंट इंक्रीज हुआ मिड सेगमेंट और लग्जरी सेगमेंट के घरों में। इनफैक्ट कुछ लोकेशंस पे तो लग्जरी सेगमेंट के घरों का रेंट 40% तक बढ़ गया। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से पूरे दिल्ली एनसीआर में घरों के रेंट इतने ज़्यादा हो गए? क्या ये प्राइस राइज जस्टिफाइड है? क्या दिल्ली एनसीआर का फ्यूचर ट्रेंड भी ऐसा ही रहेगा और यहाँ की सिचुएशन बॉम्बे और बैंगलोर जैसी हो जाएगी, या फिर यहाँ पे रेंट पे रहने वाले लोगों को कोई राहत मिलेगी? आज ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। किसी भी कमोडिटी का प्राइस तभी बढ़ता है जब उसके डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेंट की प्रॉपर्टीज की डिमांड अचानक से इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई। 2022 में कोविड का इम्पैक्ट कम हो गया और सारी कंपनीज फुल्ली फंक्शनल हो गई। 2023 आते आते कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी बंद करना शुरू कर दिया और हाइब्रिड वर्किंग मॉडल की तरफ मूव कर गए। तो अब जो लोग कोविड के टाइम पे होम टाउन चले गए थे और वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अब उन सबको दोबारा से सिटी में आना पड़ा, दोबारा से घर रेंट पे ढूंढना पड़ा। तो पहली डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हुई। सेकेंडली, कोविड के पहले काफ़ी सारे लोग बहुत दूर से अपने ऑफिस में डेली ट्रैवल करते थे। जैसे नॉर्थ दिल्ली से लोग गुड़गांव आते थे, वेस्ट दिल्ली से लोग नोएडा जाते थे। कोविड ने एक चीज़ रियलाइज कराई कि लाइफ की कोई गारंटी नहीं है और सब लोगों को ये लगा कि अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए रादर देन एक रैंडम ट्रैवलिंग के अंदर। तो उस वजह से दिल्ली से काफ़ी सारा माइग्रेशन हुआ गुड़गांव और नोएडा की तरफ, ताकि लोग अपने ऑफिस के नज़दीक रह सकें। तो दूसरी डिमांड जो बड़ी रेंटल के लिए, वो थी माइग्रेशन की वजह से। ये तो हो गया डिमांड साइड, पर रेंटल पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया सप्लाई की वजह से। 2017 एनसीआर रियल एस्टेट का सबसे खराब साल था। पहले आया रेरा, फिर 16 में डीमोनेटाइजेशन और 17 में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन। इन तीनों के कंबाइंड इम्पैक्ट की वजह से 2017 में न्यू लॉन्चेस 50% से गिर गए। अब एक प्रोजेक्ट को बनने में 4 से 5 साल लगते हैं, प्लस बीच में कोविड की वजह से डिले हो गया। तो जो 2017 में प्रोजेक्ट बनना शुरू हुए, वो अब जाके 22 और 23 में डिलीवर हुए। तो हर साल जितने मार्केट में नए घर आने चाहिए, उतने लास्ट 2 साल में आए नहीं। तो पहला ये सप्लाई की वजह से गैप हो गया। दूसरा, रेरा आने की वजह से काफ़ी सारे बड़े डेवलपर्स डिफंक्ट हो गए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो गए, जिनको गवर्नमेंट अभी फंड करके कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। तो अगेन वहाँ पे भी एक सप्लाई का गैप आ गया। प्लस 2017 के बाद में रेसिडेंशियल मार्केट से इन्वेस्टर्स कम हो गए और एंड यूज़र बढ़ गए। तो बेसिकली अगर अब हर कोई घर खरीद रहा है खुद रहने के लिए, तो जो घर रेंट पे मिल सकते हैं वो घर कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल एक तरफ डिमांड बढ़ गई और दूसरी तरफ सप्लाई बहुत ही कम हो गई। तीसरी चीज़ जिसने रेंटल को इम्पैक्ट किया, वो है इन्वेस्टर सेंटिमेंट। अब जिसके पास एक प्रॉपर्टी है रेंट पे देने के लिए, बेसिकली वो एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इन इन्वेस्टर्स ने 2 साल काफ़ी लॉसेस खाए। 2020 और 21 में इनकी प्रॉपर्टी के अंदर या तो कोई टेनेंट नहीं था, या तो उनको अपना रेंट कम करना पड़ा, या तो फिर वो रेंट स्टेबल रहा और नहीं बढ़ा पाए। 2022 में जाके उनके पास स्टेबल रेंट आना शुरू हुआ। 23 में अब उनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनको दिख रहा है कि उनको काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी सारी डेली विजिट्स हो रही हैं उनकी प्रॉपर्टी पे। तो अब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और इसलिए वो रेंट बढ़ा रहे हैं। तो जब तक उनको बढ़े हुए रेंट के लिए टेनेंट मिलता रहेगा, वो अपना रेंट बढ़ाते रहेंगे। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या ये रेंट बढ़ाना जस्टिफाइड है या नहीं। इसको एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। तो लेट्स से मई 2019 में मैंने घर लिया रेंट पे और मेरा रेंट था 20,000 रुपये। अब मई 2020 में आइडियली इस पे 10% बढ़ के ये 22,000 रुपये हो जाना चाहिए था, बट कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो मेरा रेंट नहीं बढ़ा। 2021 में ये 22,000 पे 10% बढ़ के 24,200 रुपये हो जाना चाहिए था, बट अगेन फिर से 2021 में लॉकडाउन आ गया था, तो मेरा रेंट फिर से नहीं बढ़ा। अब 2022 में ये 24,000 रुपये पे 10% बढ़ के 26,600 रुपये हो जाना चाहिए था, बट मैंने 2022 में फिर से रिक्वेस्ट की और मेरा रेंट सिर्फ 10% बढ़ा और अब मेरा रेंट हो गया 22,000 रुपये। तो अगर आप इसको डिफरेंस चेक करोगे 22,000 रुपये का और 26,600 रुपये का, तो बेसिकली ये 21% का अंतर है। और अगर 2022 में मैंने और थोड़ा ज़्यादा रिक्वेस्ट की होती और अपना रेंट बिल्कुल ही नहीं बढ़ाया होता और 20,000 रुपये भी रेंट रखा होता, तो ये जो डिफरेंस आया है 26,600 का और 20,000 का, ये 33% का डिफरेंस है। तो बेसिकली अगर रेंट 25 से 30% के बीच में बढ़ा है तो ये मार्केट नॉर्मलाइजेशन है। 30% से ऊपर बढ़ा है तो ये डिमांड और सप्लाई के गैप की वजह से हुआ है। अगर हम इसको ROI के पर्सपेक्टिव से देखें तो लास्ट 2 साल में एनसीआर के डिफरेंट लोकेशंस पे
रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का प्राइस 15% से 30% के बीच में बढ़ा है। अगर आप इसके ऊपर रेंटल यील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो आज भी 2.5% से 4% के बीच में ही आ रही है। तो बेसिकली जो भी आपके रेंटल प्राइस बढ़े हैं वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लॉजिक के हिसाब से ही बढ़े हैं, कोई अलग से एक्सेप्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर में क्या होगा। अब ऑब्वियसली जिस रेट पे इस साल रेंट बढ़ा है उसी रेट पे हर साल तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन फिर भी अगले कुछ सालों तक एनसीआर में रेंट अबव नॉर्मल बढ़ेगा। इसके पीछे दो कारण हैं। तो पहले देखते हैं हरियाणा वाली साइड। अब गुड़गांव में जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे आपके प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर घर ज़्यादा महंगे में बिकेगा तो उसकी रेंट भी ज़्यादा डिमांड होगी। दूसरा, हरियाणा गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम DDJAY गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों जगह पे बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली आपके अफोर्डेबल और बजट हाउसिंग की सप्लाई कम हो जाएगी। दूसरा एक जो अफोर्डेबल ऑप्शन था वो था बिल्डर फ्लोर। अब बिल्डर फ्लोर में भी 4th फ्लोर के कंस्ट्रक्शन पे बैन लग गया है। तो बेसिकली वहाँ पे भी इन्वेंट्री कम बनेगी तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो बेसिकली उधर भी रेंट ज़्यादा डिमांड किया जाएगा। तो अगले कुछ सालों तक गुड़गांव में एटलीस्ट अफोर्डेबल और बजट हाउसिंग की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है और उस वजह से रेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यूपी की साइड, जिसमें आता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। अब 2010 से 2016 के बीच में इस लोकेशन पे काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं फंस गए और इनका पोजीशन डिले हो गया। उस वजह से 2017 से 21 के बीच में इस लोकेशन पे बहुत ही लिमिटेड नए लॉन्च आए और अब 2021 के बाद में फिर से काफ़ी सारे नए लॉन्च आ रहे हैं। तो बेसिकली इस लोकेशन पे आज की डेट में रेडी इन्वेंट्री का सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है और जो नया सप्लाई एड ऑन होगा उसमें 2 से 3 साल लगेंगे। प्लस पहले नोएडा के अंदर डेवलपर्स ज़मीन लीज पे लेके अपना प्रोजेक्ट बना सकते थे। अब अथॉरिटी ने ये रूल चेंज कर दिया है और अब डेवलपर्स को ज़मीन अपफ्रंट पैसे देके खरीदनी पड़ेगी। तो बेसिकली प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, तो मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ गया। अगर सेलिंग प्राइस बढ़ गया तो रेंट की डिमांड भी बढ़ गई। तो बेसिकली अगले कुछ सालों तक एनसीआर में रेंटल्स अबाव नॉर्मल बढ़ते रहेंगे, बट इवेंचुअली ये डिमांड और सप्लाई का मार्केट साइकिल है जो कहीं ना कहीं जाके नॉर्मलाइज हो जाएगा और ये रेंटल्स अपने आप स्टेबलाइज हो जाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो और अगर आप एक स्मार्ट होम बायर बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से रियल एस्टेट पे नॉलेज बेस्ड वीडियोस बनाता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।